हेलो, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 से अध्याय 3 तक के ऑब्जेक्टिव्स। इसमें आपको नीट में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द्वि नामकरण पद्धति की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है डी कंडोले, बी है अरस्तु, सी है हक्सले, डी है लीनियस। तो इसका सही आंसर है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन डी। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है डी कंडोले, इन्होंने क्या दिया था? टैक्सोनॉमी वर्ड दिया था। अरस्तु जो है जो बायोलॉजी के जनक हैं। सी है हक्सले, इन्होंने क्या बताया था? कोशिका द्रव्य जीवन का आधार होता है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लीनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो फर्स्ट है ऑप्शन किंगडम, बी है वर्ग, सी है कुल, डी है जाति। इसका आंसर होगा डी। ओके, क्वेश्चन थर्ड, साइनोबैक्टीरिया के झिल्लीदार प्रसार वाले वर्णक क्या हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है श्वसनमूल, बी है वर्णकी लवक, सी है आधारकाय और डी है राइजोइड। तो इसका आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्लियर? क्वेश्चन 4 आता है, समयुग्मकी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? ऑप्शन ए है शैवाल, बी है आवृतबीजी, सी है अनावृतबीजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आवृतबीजी। अब चलिए, समयुग्मकी क्या होता है? जो समयुग्मकी होता है, क्या होता है? इसमें एक जीन दूसरे जीन को कोड करता है और ये जो जीन होते हैं वो समान गुणों और लक्षणों वाले होते हैं, ये अलग अलग गुणों या लक्षणों वाले नहीं होते हैं। तो समयुग्मकी गैमीट्स में मिलती है और ये जो क्रिया है वो किसमें पाई जाती है? आवृतबीजी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसकी गहरे समुद्रीय जल में पाए जाने की संभावना है? ऑप्शन ए है मृतजीवी कवक, बी है आर्कीबैक्टीरिया, सी है यू बैक्टीरिया और डी है नीली हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका राइट आंसर है आर्कीबैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया जो है वो गहरे समुद्रीय जल में पाई जाती है। इसके अलावा जो मृतजीवी कवक है वो कहाँ पाई जाती है? नमी वाली जगह पे। नेक्स्ट है, इसका सी आंसर है, ऑप्शन है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होता है वो गहराई, भूमि की जो गहराई होती है वहां पाया जाता है। और लास्ट है नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल कहाँ होती है? तालाब या नदी की ऊपरी परत पर होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धान के खेतों में एजोला के साथ पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव क्या है? तो जो एजोला होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का टेरिडोफाइट प्लांट है और ये कीट नियंत्रण करने वाला एक प्लांट है। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे? फर्स्ट है स्पिरुलिना, बी है एनाबीना, सी है फ्रैंकिया, डी है टीरोपोथेक्स। तो इसका राइट आंसर है एनाबीना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7, उभयलिंगी प्राणी है, मतलब इनमें से उभयलिंगी प्राणी कौन है? फर्स्ट है मुर्गी, बी है सांप, सी है दोनों और डी है केंचुआ। तो मुर्गी नहीं है इसका आंसर, सांप भी नहीं है, इसका राइट आंसर है केंचुआ। उभयलिंगी मतलब कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो केंचुआ में क्या होता है? एक ही जीव में मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जबकि मुर्गी सांप में क्या होता है? मेल मुर्गी अलग होती है, मतलब नर मुर्गी अलग होती है और मादा मुर्गी अलग होती है। ऐसे ही सांप में भी होता है। लेकिन केंचुआ क्या एक ऐसा प्राणी है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ होते हैं। ये अर्थात ये कैसा है? उभयलिंगी प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वन अनुसंधान संस्थान वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इंग्लैंड, सेकंड है देहरादून, सी है कलकत्ता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है देहरादून। ओके, इंग्लैंड में क्या है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन है और कलकत्ता में भी एक बॉटनिकल गार्डन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलिस डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? फर्स्ट है हाथी, बी है ए है हाथी, बी है बिल्ली, सी है मनुष्य और डी है मेंढक। तो इसका राइट आंसर है बिल्ली। फेलिस डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम किसका है? बिल्ली का। अब हम देखेंगे हाथी का क्या नाम है? एलिफस इंडिकस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं। तब अगर आपको बिल्ली का नाम नहीं पता है तो भी आपको राइट आंसर पता चल जाएगा अगर इन तीनों के नाम मालूम है। तो हाथी का नाम क्या है? एलिफस इंडिकस,
मनुष्य का क्या है? होमो सेपियंस। और मेंढक का राना टिग्रिना। तो बिल्ली का क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्ली या घरेलू बिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें द्विविखंडन पाया जाता है, मतलब ये जो ऑप्शन है आपको 4 आपके सामने दिख रहे हैं, इनमें से किस में द्विविखंडन की क्रिया पाई जाती है? द्विविखंडन मतलब क्या होता है? एक कोशिका टूट करके क्या बना लेती है? 2 कोशिकाएं बना लेती है। मैंने आपको प्रजनन पढ़ाया था कब कौन है, ठीक है ना? तो उसमें द्विविखंडन क्रिया भी समझाई थी। द्विविखंडन में क्या होता है? एक कोशिका टूट करके 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? द्विविखंडन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए जलकुंभी, जो कि जल में पाई जाती है। बी है कमल, सी है अमीबा, डी है सर्प। तो इन सब में से अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया पाई जाती है, जलकुंभी में, कमल में और सर्प में द्विविखंडन की क्रिया नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग किस बैक्टीरिया से होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डिप्लोकोकस न्यूमोनी, बी है क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, सी है साल्मोनेला टाइफी और डी है कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या है? कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है उससे क्या होता है? निमोनिया रोग होता है। और क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी से होता है टेटेनस, साल्मोनेला टाइफी से होता है टाइफाइड, लेकिन कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी से क्या होता है? डिप्थीरिया। ये एक श्वसन संबंधी रोग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ऑप्शन ए है पेनिसिलियम, बी है पैरामीशियम, सी है ईस्ट और डी है इनमें ये सभी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? मुकुलन यानी कि बडिंग की क्रिया पाई जाती है। ये क्या होता है? इसके बाजू में एक बड बन जाती है और वो बड अलग होकर के एक नया जीव बना लेती है। तो इसमें क्या होता है? मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, बिना निषेचन के फल के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका क्या है? अपयुग्मन, बी है असंग जनन, सी है अनिषेक जनन और ये इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनिषेक जनन, जिसे पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं। ओके, तो बिना निषेचन के जो फल का निर्माण हो जाता है उसे हम कहते हैं अनिषेक जनन या पार्थिनोकार्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेक जनन किसमें पाया जाता है? ए है आवृत बीजी, बी है अनावृत बीजी, सी है टेरिडोफाइट और डी है ब्रायोफाइट। तो इसका राइट आंसर होगा आवृत बीजी। अब द्विनिषेक जनन क्या होता है? मतलब किसी भी प्लांट में 2 बार निषेचन हो जाना क्या कहलाता है? द्विनिषेक जनन, जो कि किसमें पाई जाती है? आवृत बीजी। अब आवृत बीजी क्या कहलाते हैं? वे पौधे जिनके बीज के चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण या कवर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वर्गीकी के जनक कौन है? ऑप्शन ए है कोपलैंड, ऑप्शन बी है हीकल, ऑप्शन सी है लिनियस और ऑप्शन डी है डी कैंडोले। ठीक है, तो जो ऑप्शन ए है कोपलैंड, इन्होंने क्या दिया था वर्गीकरण में? इनका श्रेय है, तो इन्होंने दिया था 4 जगत वर्गीकरण। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हीकल। तो हीकल ने क्या दिया था? 3 जगत वर्गीकरण, मतलब प्रोटेस्टा जगत की खोज की थी। लिनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक है, लेकिन इसका आंसर सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, लिनियस। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा कौन सा है? सबसे छोटा जो पौधा होता है आवृत बीजी का, ऑप्शन ए है इसका वोल्फिया, बी है रेफ्लिसिया, सी है रिसिनस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए है फर्स्ट, वोल्फिया। वोल्फिया जो होता है वो सबसे छोटे पौधे होते हैं, वो भी कैसे हैं? आवृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन ए थियोफ्रास्टस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लिनियस और ऑप्शन डी कैंडोले। ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमी शब्द है वो दिया था डी कैंडोले ने। ठीक है, और खोज किसने की थी? लिनियस ने। तो राइट आंसर, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या है? टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या होगा? डी कैंडोले। क्वेश्चन नंबर 18, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसने प्रस्तुत की थी? हम 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली पढ़ चुके। पहले 2 जगत आई थी, फिर 3 जगत, फिर 4 जगत, लेकिन फाइनली किसको रखा गया था? 5 जगत वर्गीकरण को। तो ये बहुत खास है। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी पुरकिंजे,
सी है विटेकर, आर जिनका पूरा नाम है आर.एच. विटेकर, और डी है लिनियस, इनका पूरा नाम क्या है कैरोलस लिनियस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने क्या किया था, 5 जगत वर्गीकरण दिया था, जबकि अरस्तु ने क्या किया था, 2 जगत वर्गीकरण लाए थे, ये है ना। पुरकिंजे ने जीवद्रव्य को आधार बताया था, ठीक। तो राइट आंसर क्या होगा, आर.एच. विटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में जो मीजोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब मीजोसोम का निर्माण कैसे हो जाता है, इनकी संरचना के आधार पर बताना है। ऑप्शन ए है प्लाज्मिड, ऑप्शन बी है 2 कोशिका के बीच का संबंध, ऑप्शन सी है प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन। अंतर्वलन क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, सबसे पहले जीवाणु कोशिका में क्या होता है, कैप्सिड होता है, ठीक है, उसके अंदर कोशिका भित्ति होती है, फिर 3rd नंबर पे आती है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो बहुत पतली मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या होती है, बीच में फोल्ड हो जाती है। अंतर्वलन का मतलब होता है अंदर क्या कर लेना, वलन बना लेना या फोल्डिंग बना लेना, उसके द्वारा क्या होता है, मीजोसोम का निर्माण होता है, जो कि जीवाणु कोशिका का एक प्रकार का क्या है, श्वसन अंग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्लाज्मा झिल्ली का अंतर्वलन ही क्या है, मीजोसोम। क्वेश्चन नंबर 20, पादप जगत का रत्न किसे कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, पैरामीशियम, बी है यूग्लिना, सी है डायटम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है डायटम, ठीक है। पादप जगत का रत्न यानी कि पादप जगत की ज्वेलरी किसे कहते हैं, डायटम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मलेरिया परजीवी की स्पोरोगोनी कहाँ होती है। अब जो मलेरिया परजीवी है वो पहले क्या करता है, गैमेटोफिटिक अवस्था में रहता है ना, मनुष्य की आमाशय में, लेकिन ये स्पोर्स कहाँ बनाता है, ये इन्होंने पूछा है। तो ऑप्शन ए क्या है, मनुष्य की लीवर में, बी है मनुष्य की आरबीसीएस में यानी रेड ब्लड सेल्स में, सी है मच्छर के आमाशय में, या डी मच्छर की लार ग्रंथि में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओके। मच्छर की आमाशय में क्या करती है, मलेरिया का जो वाहक है यानी कि जो मादा एनाफ्लीज मच्छर, वो क्या करती, प्लाज्मोडियम को मच्छर की आमाशय में लाके छोड़ देती है, और वहां पे क्या होता है, मलेरिया परजीवी के स्पोर्स बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोगोनी अवस्था। क्वेश्चन नंबर 22, क्लेविसिस परप्यूरी परजीव कहाँ वृद्धि करता है। ऑप्शन ए नींबू में, ऑप्शन बी गन्ने की जड़ों में, ऑप्शन सी राई के पौधे पर, या ऑप्शन डी मक्का की जड़ों में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, राई के पौधे पर। क्यों, क्योंकि जो क्लेविसिस परप्यूरी क्या है, एक प्रकार का परजीवी है, ठीक है ना, ये होता है राई के पौधे पर, और इससे बनाया जाता है एलएसडी, और ये जो एलएसडी एक प्रकार का क्या है, सम्मोहक पदार्थ है, जिससे विभ्रम उत्पन्न होता है। ये बहुत खतरनाक का पदार्थ है, जो कि राई के पौधे पर क्लेविसिस परप्यूरी को उसके द्वारा क्या होता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी है थैलोफाइटा, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटा, या ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा, ठीक है। थैलोफाइटा नहीं है, टेरिडोफाइटा नहीं है, ऑप्शन ए रहेगा इसका ब्रायोफाइटा, ये रट लो। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम संवहनी पादप है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन डी, वही के वही ऑप्शन आ गए है ना, ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी थैलोफाइटा, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटा, या ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। हाँ, तो संवहनी पादप जो है वो इसका आंसर है ऑप्शन सी। संवहनी मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा में भी जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, और थैलोफाइटा में भी जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में नहीं पाए जाते, लेकिन टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। हाँ, टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। थैलोफाइटा की संरचना कैसी होती है, थैलस आकार की होती है, और ब्रायोफाइटा कैसे है, असंवहनी प्लांट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालक का रेशम किसे कहते हैं, सिल्क ऑफ पॉन्ड क्या है। ऑप्शन ए कोरोलाइना, ऑप्शन बी स्पाइरोगायरा, ऑप्शन सी सिलेजिनेला, या ऑप्शन डी क्लोरेला। तो राइट आंसर है इसका स्पाइरोगायरा। ये कुछ क्वेश्चन याद करने के हैं, वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26,
अपुष्पी पौधे क्या हैं? ऑप्शन ए द्विबीजपत्री, ऑप्शन बी एकबीजपत्री, ऑप्शन सी फेनेरोगैम्स या ऑप्शन डी क्रिप्टोगैम्स। अपुष्पी मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं होते हैं, तो वे पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स। ठीक है। द्विबीजपत्री यानी कि ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हैं, जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं। ठीक है। एक बीजपत्री में क्या होता है? केवल एक बीज पत्र होता है। फेनेरोगैम्स होते हैं पुष्पीय पौधे, मतलब इनमें क्या होता है? पुष्प का निर्माण होता है, लेकिन क्रिप्टोगैम्स में पुष्प का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सिस्टम नेचुरी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है लेमार्क, ऑप्शन बी है लिनियस, ऑप्शन सी है अरस्तु और ऑप्शन डी है डार्विन। तो इसका राइट आंसर है लिनियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी कहा जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है। ऑप्शन ए बीज पत्र, ऑप्शन बी भ्रूणपोष, ऑप्शन सी अंडाशय भित्ति और ऑप्शन डी अंडाशय। अंडाशय राइट इसका आंसर होगा अंडाशय भित्ति, ऑप्शन सी। अंडाशय भित्ति को क्या कहते हैं? बीज का इसका आवरण कहते हैं या बीज चोल भी कहते हैं। अब जो नग्नबीजी है तो इनके चारों ओर क्या होती है? अंडाशय भित्ति एब्सेंट होती है ना, इसलिए इनको अनावृत बीजी या नग्नबीजी भी कहते हैं, या फिर इनको जिम्नोस्पर्म भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बीज के चारों ओर एक वॉल या की कवरिंग यानी जिसके क्या कहते हैं अंडाशय भित्ति ये नहीं पाई जाती है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंडाशय भित्ति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विशाल रेडवुड ट्री क्या है? इनमें से क्या है? ऑप्शन ए है आवृतबीजी, ऑप्शन बी है मुक्त फर्न, ऑप्शन सी है टेरिडोफाइटा और ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। ठीक है ना। तो विशाल रेडवुड जो ट्री है ये एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। और इसकी जो एज होती है सबसे ज्यादा होती है विशाल रेडवुड ट्री की, समथिंग 2500 से 3000 साल तक ये जीता है रेडवुड ट्री। इसका दूसरा नाम है सिकोया डेंड्रॉन। ठीक है। सबसे ज्यादा उम्र इसी पेड़ की होती है रेडवुड ट्री, जो कि प्रकार का क्या है? जिम्नोस्पर्म प्लांट है, यानी कि अनावृत बीजी पौधा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए है मादा क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन बी है नर क्यूलेक्स मच्छर, ऑप्शन सी है मादा एनाफ्लीज मच्छर और ऑप्शन डी है नर एनाफ्लीज मच्छर। तो इसका राइट आंसर है मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो मलेरिया का जो वाहक है, मतलब कि एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो रोग फैलाता है या फिर प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, वो कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। और एक चक्र टाइप का चलता है मलेरिया का, जिसे हम क्या कहते हैं? मलेरिया का चक्र या प्लाज्मोडियम का चक्र। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, लेकिन आपकी जो भी और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जिनके आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं, आपके जो भी डाउट्स हो, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम लिंक पे जाके पूछ सकते हैं। आपको उनके रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। जब भी मुझे टाइम होगा मैं उनका एक्सप्लेन आपको ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर जल्द ही लेके आएंगे। तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।